ब्रेक के बाद अकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ईद मिलादुन्नबी पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलमान इस मौके पर जलसे जुलूस का खास एहतमाम करते हैं, लेकिन बहुत से उलमाए कराम और दानिशवरान मिल्लत शान और शौकत के मुजाहरे के बजाय नबी की सीरत को आम लोगों तक पहुंचाने पर खास जोर दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई करने के लिए दुनिया के हर खित्ते और कौम के पास अपने पैगंबर भेजे। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस जजीरे अरब में किया गया, लेकिन लक़ब रहमतुल लिल आलमीन का दिया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। उलमाए कराम के मुताबिक आपने अल्लाह के पैगाम को आम करने के साथ समाज में इंसाफ और रवादारी कायम करने, समाज के कमजोर तबकात, खवातीन, यतीमों और बच्चों के हुकूक, आपकी सीरत यानी जिंदगी को सबके लिए नमूने अमल करार दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी और आपकी नबूवत और रिसालत और आपका मिशन आलमी है, दायमी है और हमारा उससे ताल्लुक हम वक्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है और इस नमूना अमल से वो इंसान फ़ायदा उठाएगा जिसको अल्लाह पर यकीन, आखिरत पर यकीन और जो अल्लाह को कसरत से याद करने वाला होगा। तो हम ये चाहते हैं, मुसलमानों को जो पैगाम देना चाहते हैं कि ठीक है आप रबीउल अव्वल में जलसे कीजिए, सीरत पर बयानात कीजिए, लेकिन सीरत के उन्वान से झाड़ फानूस लगाना और फजूल खर्ची करना ये नबी को पसंद नहीं। उलमाए कराम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को आम करना यौम विलादत पर खराज अकीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शान और शौकत के मुजाहरे से परहेज करना चाहिए। नबी का जैसे घर था और नबी की जैसे मस्जिद थी और नबी ने जिस सादगी का हुक्म फरमाया उस सादगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क भर की मुख्तलिफ तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनान ने भी लोगों से अपील की है कि वो इस जुलूस में संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करें। इस सिलसिले में कानपुर में मोहम्मदी रथ भी निकाला गया है, जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों के पास पहुंचाने के साथ साथ नौजवानों को ये तलकीन भी कर रहा है कि वो जुलूस मोहम्मदी में खुराफात से परहेज करें। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। कौमी अक़लियती कमीशन के सालाना इजलास में शिरकत के बाद आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान ने ईटीवी उर्दू के नुमाइंदे एहतिशामुल हसन से खुसूसी बातचीत की है। आबिद रसूल खान ने बैंकों से अक़लियतों को लोन दिए जाने के कवायद में आसानी लाने के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की हैं। दिल्ली में रियासती अक़लियती कमीशन के सालाना जलसे का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ जगहों के अक़लियती कमीशन के चेयरमैन यहाँ तशरीफ लाए। हमारे साथ मौजूद आंध्र प्रदेश के आबिद रसूल खान साहब, जो आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, दिल्ली आप आए हैं। इस इजलास से का क्या हासिल होगा? इजलास तो शुरू हुआ है अभी और हमारे प्राइम मिनिस्टर और माइनॉरिटी मिनिस्टर चेयरमैन साहब अपने एड्रेस किए हैं। काफी हद तक उन्होंने रोशनी डाली है कि आने वाले दिनों में माइनॉरिटीज के लिए क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं और क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस वक्त पे। मैं समझता हूं सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये जो 17 स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके अगर जब हुकूमत अपने पॉलिसीज उनको बताती है और उनके ख्यालात जब सुनती है और उसको आगे के पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करती है, तो इससे एक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और दूसरे भी माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम बनने के इम्कानात है, जिससे आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है कि फायदा जरूर पहुंचेगा। कर्ज को लेकर के बैंक जो कर्ज नहीं दे रहे हैं या दे भी रहे हैं, बड़े शराइत हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? क्योंकि आंध्र प्रदेश में कई एक ऐसे मामले आए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं, कर्ज नहीं दिए गए, दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे बिरादरी के लोगों को दिए गए, लेकिन मुसलमान के नाम पर नहीं दिए जाते हैं, ऐसा भी है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप अपनी तरफ से, क्या कोशिश हो रही है? मैं आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद मैं स्टेट लेवल बैंकर्स की मीटिंग कॉल फॉर किया था और जो आरबीआई के गाइडलाइंस हैं हम बैंकर्स के सामने रखे हैं
اور یہ میٹنگ میں پورے نیشنلائز بینک کے جنرل مینیجر میرے پاس اٹینڈ کیے 18 بینک کے، اور انہوں نے مجھے ایک ریزولوشن دے کر رائٹنگ میں منٹس ریکارڈ کر کے یہ بتایا کہ ہم زیرو بیلنس جو بینک اکاؤنٹس ہے ہم کھولیں گے، اور یہ میٹنگ کے بعد آندھرا پردیش میں زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹ بڑی آسانی سے کھل رہے ہیں۔ اکا دکا جہاں پہ بھی کمپلین آتی ہے مائنورٹی کمیشن اس کو انٹروین کر کے وہ کمپلین پہ ایکشن لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے لونز کے اندر 2 طریقے کے لون موجود ہیں، ایک ہے 20,000 روپے تک لون مائنورٹی کے لیے بغیر کوئی گارنٹی کے لیے، چھوٹے کاروبار کے لیے، وہ لون کافی حد تک ہم دلوا رہے ہیں لوگوں کو گروپ بنا کے، اور انڈیویجولز بھی اور لیڈیز میں بھی گروپ بنا کے دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بینکیبل لونز ہے جو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن جس کو سبسڈی دیتا ہے، وہ لونز میں بھی کچھ رکاوٹیں تھیں، وہ رکاوٹیں بھی ہم دور کرے ہیں۔ مگر بینکرز کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے کہ یہ پروگرام کیوں دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو مائنورٹی کا پاپولیشن ہے وہ اکنامک کنڈیشن میں سب سے پیچھے ہے، اور ان کو آگے لے کے آنے ایک اپنے ملک کا ذمہ دار حصہ بنانے کے لیے پروگرام پرائم منسٹر اور سینٹرل گورنمنٹ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مینڈیٹری ہے بینک کے لیے، اس کو کرنا ہے۔ اگر کوئی بینک نہیں کرتا ہے تو اس کو ایکشن کے لیے لائبل ہے۔ وزیر اعظم کا 15 نکاتی پروگرام، کیا اس پر آپ عمل پیرا ہیں مکمل طور پہ، یا کوئی پریشانی ہے، کوئی دشواری پیش آ رہی ہے مرکز کی طرف سے یا آپ کی سرکار کی آندھرا پردیش حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ یہ آج کا پروگرام 15 نکاتی پرائم منسٹر پروگرام کے بارے میں ہے، میں ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرا ہوں، اور میں بتایا ہوں کہ آندھرا پردیش میں میرا کمیشن 15 نکاتی پروگرام کا ریویو کیا ہے، اور اس میں کہیں بھی ہم نہیں دیکھے ہیں کہ 10-15% یا 10% امپلیمنٹیشن ہوا ہے، اور کہیں ہم یہ بھی دیکھے ہیں کہ سالوں سے میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں ابھی اپنا خیالات یہاں پہ میٹنگ میں بھی رکھا تھا کہ اس کو ڈیزائربل سے ہٹا کے مینڈیٹری بنانا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ اگر آفیسر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کا پروموشنز کو ڈائریکٹلی اس کو لنک کرنا ہے۔ جب یہ کریں گے تو یہ کام آگے بڑھے گا، نہیں تو پروگرام صرف ایک پروگرام رہ کے ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل کس کو کرنا پڑے گا، ریاست کو یا اس مرکز کو؟ یہ عمل مرکزی گائیڈ لائنز کے تحت ریاست کو عمل کرنا رہتا ہے، مگر ذمہ داری سینٹرل گورنمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ پروگرام دی ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ اس میں چینجز کر کے اس کو کمپلسری بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سرونگ IAS آفیسرز کی سروس ریکارڈ سے لنک کریں، جبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھے آندھرا پردیش اقلیتی کمیشن کے چیئرمین عابد رسول خان صاحب، جو ہم سے بات کر رہے تھے، مختلف موضوعات پر بات کر رہے تھے۔ دہلی سے ETV کے لیے سنجیو ورما کے ساتھ احتشام الحسن۔ بلٹن میں فی الحال اتنا ہی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے ETV اردو کشمیر اعظم اعظمی کے ساتھ۔ آداب۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، آج ہے روز خوشی، خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ، درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ، ہر سانس میری وقت درود و سلام ہے، دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل، آقا کی صرف ایک توجہ کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے، روزہ پاک کو آنکھوں میں بسانے والے، مغفرت کا راستہ راہ نجات، مغفرت کا راستہ راہ نجات، راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر ناطق۔ میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز द्वारा निर्मित۔
नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डोरो सोपोर में इनकाउंटर, 3 मिलिटेंट हलाक। फौज ने पूंछ में दरअंदाजी को बनाया नाकाम। फौजी सरबराह ने कहा दरअंदाजी का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का श्रीनगर में किया गया शानदार खैर मकदम। 12 साल बाद टीम पहुंची थी रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में। जम्मू में रिवायती अंदाज में जोशो खरोश के साथ मनाया गया लोहड़ी का त्यौहार। और अब खबरों की तफसील। डोरो सोपोर में मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम के डिवीजनल कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। ये इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब हिफाजती अमले ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद डोरो का मुहासरा किया। एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर गोलियां चलाई और जवाबी फायरिंग में 3 मिलिटेंट मारे गए। मारे गए मिलिटेंटों में से 2 की शनाख्त हसन और हुरैरा के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक ये मिलिटेंट कई वारदातों में मतलूब थे। And in that firefight, 3 militants they got killed, and the 3 dead bodies which have been recovered. Initial identification, it says that it suggests that the group is Jaish, and the militants killed they belong to Jaish-e-Mohammed, all the foreign terrorists. The initial identification, we are verifying each and everything, and one militant who has been till now identified as Hassan, who had replaced Qari Yasir. फौज ने आज पुंछ में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि दरअंदाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सहाफियों के मुख्तलिफ सवालों का जवाब दिया। पीर के रोज पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिंद पाक के बीच हालिया DGMOs की मीटिंग के बाद फायरबंदी की ये पहली खिलाफ वर्जी है और इसकी जांच की जाएगी। ताहम दरअंदाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और जब DGMO मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वायलेशन है। और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी DGMO साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे DGMO जो हैं जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी, और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम फायर करेंगे। तो ये फायर एक कंट्रोल फायर था उनके ऊपर, और जिसने ऑफ कोर्स फायर को इन्वाइट किया दूसरी तरफ से भी, और फायर असॉल्ट हुआ है। ये स्मॉल आर्म्स के दारोमदार में था, लेकिन ये एक एक्टिविटी है जिसकी हम इसके बाद में थोड़ा और जांच करेंगे और दोनों DGMOs आपस में बात करके इसको रिजॉल्व करेंगे। मचल फर्जी इनकाउंटर के सिलसिले में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई जारी है और किसी भी तरह की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसके लिए फौजी जवानों के लिए सख्त हिदायत है। हमारे कोपियस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे ऑर्डर्स हैं, हमारी हिदायतें हैं कि ऑपरेशन से पहले क्या कार्रवाई करनी है, ऑपरेशन के दौरान क्या कार्रवाई करनी है, और ऑपरेशन के बाद में क्या कार्रवाई करनी है। तो ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, प्लस हमारे पास कमांडमेंट्स हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, जो पुरानी चली आ रही हैं, वो जनरल जोशी साहब ने दी थी जब हमारे वो चीफ थे। उसके बाद में दे वर रिन्यूड अगेन, जनरल विज हैज रिन्यूड दीज अगेन। These are again the gospels, they are again the parameters, the framework within which the units and the soldiers are required to operate. So therefore, you trust me that there is no question of this kind of a thing happening, and in case it happens, there will be zero tolerance whatsoever. इसके अलावा फौजी सरबराह ने मीडिया के ढेर सारे सवालों का जवाब दिया और सहाफियों को यकीन दिलाया कि फौज तन मन धन से अपना काम कर रही है और फौजियों की कुर्बानियों और काविशों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी हौसला शिकनी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
ضلع پلوامہ کے لیتر علاقے میں تحصیل کی مانگ کو لے کر آج دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال رہی اور احتجاجی مظاہرے ہوئے. مقامی افراد لیتر اور اس کے ملحقہ دیہات میں تحصیل کی مانگ کو لے کر احتجاج کر رہے ہیں. یاد رہے کہ حال ہی میں کابینہ سب کمیٹی کی پلوامہ میں منعقد ہوئی میٹنگ میں لاسی پورہ کے تحصیل کا درجہ دینے کی سفارش کے بعد لیتر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے. ادھر بڈگام ضلع کے ناربل علاقے میں بھی اسی معاملے کو لے کر ہڑتال رہی. ہمارا حق ہے. اور یہ جو یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جب سنا ہے تحصیل لاسی پورہ کا دیا گیا ہے, اناؤنس نہیں ہوا ہے بلکہ کمٹمنٹ ہوئی ہے, شوق لگا ہے یہاں کے نوجوان کو یہ سن کر سڑکوں پہ نکل آئے, نعرہ بازی ہو رہی ہے. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. بس میں کہنا چاہوں گا اگر شاہور علاقے میں لتر گاؤں ہے, شاہور علاقے میں لاسی پورہ نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے ایڈ کیا گیا ہے؟ تحصیل کا معاملہ بنایا اس گورنمنٹ نے. ہم اس کی کڑی معذرت کرتے ہیں کیونکہ پچھلے چند دہائیوں سے یہ اس علاقے کا 50 گاؤں کا سینٹر ہے لتر. ریاست میں نئے انتظامی یونٹس قائم کرنے کے سلسلے میں آج کابینہ سب کمیٹی نے سری نگر, بڈگام اور گاندربل اضلاع سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی آرا سنی. اس موقع پر لوگوں نے اپنی مانگیں منوانے کی ہر ممکن کوشش کی. میٹنگ کے دوران نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلمانی اور PDP کے MLC محمد اشرف کے درمیان گرم گفتاری بھی ہوئی. ڈیوائیڈڈ کی بات نہیں ہے. کیبنٹ سب کمیٹی کا کمپوزیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں نیشنل کانفرنس کے بھی منسٹر حضرات ہیں, کانگریس کے بھی منسٹر حضرات ہیں. جس طرح کی یہ اس وقت ایکسرسائز کر رہے ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ ہم بہت جلد ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو قائم ہوتے دیکھیں گے. اس میں کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس میں ڈسٹینس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, پاپولیشن کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور لوگوں کی سینٹیمنٹس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. 100% تو لوگوں کی سیٹسفیکشن کا سوال کرنا یا سوچنا وہ بہت کٹھن مسئلہ ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ نئے انتظامی یونٹوں کے قیام میں موجودہ سرکار کی طرف سے جانبداری سے کام لیا جا رہا ہے. ان باتوں کا اظہار سینئر PDP لیڈر مظفر حسین بیگ نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. مظفر بیگ نے سرکار پر زور دیا کہ وہ مشتاق گنائی کمیشن کی سفارشات کو منظر عام پر لائے تاکہ لوگ بھی اس رپورٹ سے واقف ہو سکیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ معاملے پر بحث کرنے کے لیے اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا جائے. مشتاق گنائی کی جو رپورٹ ہے اسے عوام میں لایا جائے, اخباروں میں چھاپا جائے, اسے ٹیلی ویژن پر بتایا جائے, بحث کرائی جائے. اگلی اسمبلی میں جب بیٹھ رہی ہے ابھی بنائے اسمبلی. ہم تو مانگ کرتے ہیں کہ ابھی اسمبلی کو بنائیں, ابھی سے سیشن میں ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن کر لیں جس میں اس ایشو پر بحث ہو جائے گی. لنگیٹ انتخابی حلقے کے قاضی آباد علاقے کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قاضی آباد کو تحصیل صدر مقام کا درجہ دیا جائے. علاقے سے ایک وفد نے دعویٰ کیا کہ مشتاق گنائی کمیشن نے علاقے کو ضلع صدر مقام کا درجہ دینے کی سفارش کی تھی. وفد نے الزام لگایا کہ انہیں کل بارامولہ میں اس سلسلے میں ہونے والی میٹنگ میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اننت ناگ کے قاضی گنڈ اور سے ملحقہ علاقوں کے سینکڑوں لوگوں نے آج قاضی گنڈ میں محکمہ بجلی و حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ قاضی گنڈ کے درجنوں علاقوں کو تاحال ونپوا بجلی ریسیونگ اسٹیشن سے بجلی سپلائی کی جاتی تھی, لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اب ان علاقوں کو کوکرناگ ریسیونگ اسٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو بجلی کی نامناسب سپلائی اور قلت کا سامنا کرنا پڑے گا. مظاہرین نے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دھرنا دیا اور نعرے بازی کی, جس کے نتیجے میں قومی شاہراہ پر کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی نقل و حمل متاثر رہی. یہاں پر ہمیں جو ونپو سے پاور آ رہا تھا اس سارے علاقے کو, چاہے قاضی گنڈ ہے, پانزت ہے, کونڈ ہے, یہ سارا علاقہ جو ہے انہوں نے کوکرناگ سے کچھ اس کو ٹرانسفر کیا ہے. ہمارے علاقے کو سارے کو مصیبت پڑ گیا. ایک تو پہلے ہی بجلی کا نام ہی نہیں. ہمارا جو گرڈ اسٹیشن یہاں پر ہے قاضی گنڈ میں, اس کی جو کیپیسٹی ہے بہت کم ہے. اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے ایک اور ٹرانسفارمر اس کا چاہے کتنا ہے وہ 510 میگا واٹ ہے, 10 اور چاہیے. ان کو شفٹ کیا گیا تھا دوسرے گریڈ پر, یہاں وولٹیج ڈاؤن ہوئی
लोगों ने भी एहतजाज किया, हमारे नोटिस में आया। अकॉर्डिंगली हमने जो डिपार्टमेंट है उनको डायरेक्शंस दी और जहां से इनको पहले सप्लाई थी वहीं से बहाल करा दिया। दूसरी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि 1972 या 62 में लगा हुआ ट्रांसफार्मर है जिसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट है और आज इसका लोड ये ऑलरेडी ओवरलोड है। ये मसला हमने उठाया थ्रू डिविजनल कमिश्नर विद द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड कंसर्न मिनिस्ट्री। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो जाएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। कल गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत रहेगी। हालिया बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर औंतीपुरा से लेकर पामपोर तक राब्ता सड़क कई जगहों पर खस्ता हाल है। इस पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार हो गया है। हालिया बर्फबारी के बाद पानी जमा होकर तालाब की सूरत अख्तियार कर चुका है। राहगीरों को चलना फिरना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है। हमने गवर्नमेंट से पिछली बार भी बोला था, आरएनबी वालों से बोला था, ये NH1 है, नेशनल हाईवे फर्स्ट। हमने उनसे बोला था कि यहाँ पे रोड पे गड्ढे लगे हैं। उनको हमने 5-6 मरतबा इन्फॉर्म किया, उन्होंने इसका गौर नहीं किया। यहाँ पे एक्सीडेंट। ईटीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला, तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है, जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसमें सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। इंतजामी यूनिटों की तश्कील के हवाले से CPIM के रियासती सेक्रेटरी MY तारिगामी ने कहा कि यह वक्त सियासतबाजी का नहीं है, बल्कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार गुज़िश्ता बरसों में इस मसले का जायजा ले सकती थी, ताहम इस वक्त मखलूत सरकार लोगों को आपस में लड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर रही है। तारिगामी ने इन बातों का इजहार कुलगाम के डाक बंगला में मुनक्किदा अवामी दरबार के मौके पर किया। तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में जो इस वक्त
सरकार सरगर्म नजर आ रही है और सब कमेटी का क़याम भी अमल में लाया गया है। मेरी नज़र में ये एक एजेंडा तय करने वाली बात है आने वाले चुनाव के लिए। और नहीं तो 5 साल में बहुत कुछ होना था जो नहीं हुआ, तो अब याद आई सरकार को वो बातें जो वो कर सकते थे पहले लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक और कोशिश भी है कि आवाम में एक इंतशार भी पैदा हो। जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम आज रियासत वापस हुई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने श्रीनगर में टीम का खैर मकदम किया। टीम ने रणजी ट्रॉफी में शानदार मुजाहरा किया और 12 साल के अरसे के बाद क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है। टीम एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहा और हमारी जे की टीम का एक नाम बना आउटसाइड जिसमें इंडियन क्रिकेटिंग एरिना में। तो वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा भी चालू रहे। टीम एफर्ट है, सबने मेहनत की। तो परवेज भाई ने भी बहुत अच्छी टीम को चलाया, सब सीनियर प्लेयर सारे मिलजुल कर खेले इस साल, तो इसलिए मुमकिन हुआ। बहुत अच्छे विजय किसी ने किया है तो अच्छा लग रहा है। वजीर तालीम ताराचंद ने तस्लीम किया है कि सरकारी स्कूलों में कमजोर बुनियादी ढांचा खराब इम्तिहानी नतीजों की बुनियादी वजह है। श्रीनगर में आज महकमे तालीम की जानिब से मुनक़िद तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा की कम दिलचस्पी भी इस खराब सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाल ही में मुस्तकिल किए गए 800 से ज्यादा एजुकेशन वॉलंटियर्स के मुस्तकिली के ऑर्डर इजरा किए गए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एजेक के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी ने स्कूलों में दीनियात को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाने की मांग की। नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो बेहतर नताइज पेश करें, क्योंकि रिजल्ट्स के लिए फर्स्ट क्लास से लेके अगर बच्चे का बेस ठीक हो तो तभी वो आगे भी ठीक चल सकता है। यहाँ मैंने खुद कबूल किया कि बहुत सारी कमियां रही हैं। अभी भी हमारे पास टीचर की बहुत सारी असामियाँ खाली हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट जो हैं वो कमज़ोर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग 20,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली थी। जो हमने बाई प्रमोशन भरनी थी वो तो हमने भर दी, लेकिन कुछ जो है वो रिक्रूटिंग एजेंसी को हमने रेफर करी हैं जो अभी तक नहीं हो पाई। रिक्वेस्ट ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से महकमे तालीम में मॉरल एजुकेशन को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर लागू किया जाए और दीनियात को भी एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर महकमे तालीम में। अनंतनाग के मटन इलाके में आज म्यूनिसिपल कमेटी मटन के मुलाजमीन ने तनख्वाहें वागुजार न करने के खिलाफ महकमे लोकल बॉडीज और इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतल्लिका कमेटी के मुस्तकिल व डेली वेजर्स मुलाजमीन गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। हमारी जो ये फैमिलीज है वो फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने से जो तनख्वाह रुकी पड़ी है, 2-4 महीनों से आप डायरेक्टरेट की तरफ से कुछ फंड उसके लिए इजरा हुए थे, मगर अभी तक वो तनख्वाह हमें वागुजार नहीं हुई है। तो हम एग्जीक्यूटिव अफसर साहिबान और दीगर जो हुक्मरान हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं, मौजूदा इल्तमास करते हैं कि हमारी हालत को मद्देनजर रखकर हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए। हमारी इस कमेटी का जो सैलरी की बिल बनती है, सैलरी क्लेम बनती है, वो 10 लाख है महीने की है। इसके अगेंस्ट हमको गवर्नमेंट से 7,10,000 रुपये आए हैं और इसलिए मुश्किलात में हम पड़े। इस सिलसिले में हम मसले को गवर्नमेंट के साथ उठाकर कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ये अब इसमें मिल बैठ के मैं मुलाजमों के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल बैठ के हम इसमें कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे। डल झील के शिकारा वाले लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई भी टैक्स अदा करने से इनकार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि हुकाम ने शिकारा वालों पर टैक्स ऐड करने का फैसला किया है। अगर ये पैसा इसमें लगाएंगे तो हम देने के लिए तैयार है, तो इससे हमारा ही काम बढ़ेगा, ताकि अगर हम टूरिस्ट को बताते हैं हम आपको 6 पॉइंट दिखा